गजा में सैन्य ऑपरेशन के दौरान इसराइल के एक लेफ्टिनेंट आईडीएफ की ही एक कार्रवाई में मारे गए हैं। दरअसल गजा के खान यूनिस इलाके में ओरी गिरनिक एक ऑपरेशनल एक्सीडेंट में मारे गए। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरनिक और उनके साथी सैनिक खान यूनिस में हमास के संदिग्ध ठिकानों को नष्ट करने के लिए विस्फोटक उपकरणों का उपयोग कर रहे थे, जब एक आईडीएफ विस्फोट अज्ञात कारणों से समय से पहले फट गया। इस घटना में गिरनिक की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि अन्य सैनिकों के घायल होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। आईडीएफ ने इसकी जांच शुरू कर दी है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसी पहली कोई घटना नहीं है। केवल 1 महीने पहले उत्तरी गजा के बेत हनून में इसी तरह की एक दुर्घटना में कफीर ब्रिगेड के 5 सैनिक मारे गए थे। आपको बता दें कि 20 साल के ओरी गिरनिक मेटाट शहर के निवासी थे और आईडीएफ की कफीर ब्रिगेड में शिमशोन बटालियन यानी कि 92 में प्लाटून कमांडर थे। गिरनिक की मौत ने गजा में जमीन पर अभियान के दौरान मारे गए आईडीएफ सैनिकों की संख्या को 460 तक पहुंचा दिया है, जबकि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से कुल मौतें अब तक 899 हो चुकी हैं। इनमें से 74 मौतें ऑपरेशनल दुर्घटनाओं से हुई है, जो युद्ध की जटिलता और सैनिकों के सामने आने वाले जोखिमों को दिखाती हैं। गिरनिक के परिवार को सूचित कर दिया गया है और आईडीएफ ने उन्हें एक बहादुर योद्धा बताते हुए श्रद्धांजलि दी है। इस घटना ने देश में पहले से ही उबल रहे राजनीतिक असंतोष को और ज्यादा भड़का दिया है। जानकार मानते हैं कि ये घटना न केवल युद्ध की मानवीय लागत को उजागर करती है, बल्कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों को भी नई ताकत प्रदान कर रही है। प्रदर्शनकारी इस मौत को युद्ध की अनावश्यक निरंतरता का प्रतीक मानते हैं, जो बंधकों की रिहाई में देरी और गजा सिटी पर नियंत्रण की योजना से जुड़ी हुई है। दूसरी ओर इसराइल के तमाम शहरों में सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि युद्ध को अनावश्यक रूप से लंबा खींचा जा रहा है, जिससे सैनिकों और नागरिकों की जानें जा रही हैं। पिछले हफ्ते यानी कि 17 और 18 अगस्त में तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा में लगभग 4 लाख लोगों ने सड़कें जाम कर दी और नेतन्याहू के आवास के बाहर रैलियां की, ये मांग करते हुए कि गजा युद्ध को समाप्त कर दिया जाए और हमास के कब्जे में बंधकों की रिहाई के लिए समझौते किए जाएं। विरोध का मुख्य केंद्र गजा सिटी पर नियंत्रण की योजना है, जिसे नेतन्याहू ने हाल ही में अंतिम मंजूरी दी है। प्रदर्शनकारी इसे बंधकों के जीवन को खतरे में डालने वाला कदम बताते हैं, क्योंकि इससे युद्ध और लंबा खींचने की संभावना है। गजा में मानवीय संकट ने भयावह रूप ले लिया है और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर सीज फायर और बंधक रिहाई वार्ता को जानबूझकर बाधित करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। जी हाँ, अमेरिकी विदेश विभाग के पूर्व प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इसराइल के चैनल 13 को दिए गए इंटरव्यू में एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने गजा में शांति स्थापना और बंधकों की रिहाई के प्रयासों को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया। मिलर ने दावा किया कि नेतन्याहू ने गजा में सीज फायर और बंधकों की रिहाई के लिए चल रही बातचीत को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने शुरू में हमास को वार्ता विफल होने का दोषी ठहराया था, लेकिन बाद में ये स्पष्ट हुआ कि नेतन्याहू की नीतियां और निर्णय इस प्रक्रिया में जानबूझकर बाधा डाल रहे थे। मिलर ने इसे रणनीतिक कदम करार दिया, जिसका मकसद शांति समझौते को रोकना था। मिलर ने खुलासा किया कि बाइडेन प्रशासन ने शुरू में ही ये माना था कि हमास ही सीज फायर वार्ता में रुकावट डाल रहा था। हालांकि समय के साथ ये सामने आया कि नेतन्याहू की ओर से बार बार ऐसी शर्तें रखी जा रही थी जो समझौते को असंभव बना रही थी। उन्होंने इसे अमेरिकी नीति में एक गंभीर भूल बताया, क्योंकि प्रशासन ने नेतन्याहू की रणनीति को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया। मिलर ने नेतन्याहू पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से सीज फायर और बंधकों की रिहाई के लिए प्रतिबद्धता जताई, लेकिन उनकी कार्रवाइयां इसके विपरीत थी। उदाहरण के लिए फरवरी 2025 में प्रस्तावित सीज फायर समझौते के पहले चरण में 600 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल थी, जिसे नेतन्याहू ने खारिज कर दिया। मिलर ने इसे एक महत्वपूर्ण अवसर की बर्बादी बताया, जो बंधकों की रिहाई और युद्ध को रोक सकता था। मिलर ने संकेत दिया कि नेतन्याहू की प्राथमिकता गजा में सैन्य नियंत्रण और क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करना था, न कि शांति। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू की नीतियां उनके घरेलू राजनीतिक हितों से प्रेरित थी, क्योंकि युद्ध को लंबा खींचना उनकी गठबंधन सरकार को मजबूत करता है।
मिलर ने इसे सत्ता बनाए रखने की रणनीति करार दिया। अमेरिका ने इसराइल पर सीज़फायर के लिए दबाव डाला था, लेकिन नेतन्याहू ने इस दबाव को बार बार नजरअंदाज किया। नेतन्याहू ने ऐसी शर्तें रखी जैसे गजा में पूर्ण सैन्य नियंत्रण, जो व्यावहारिक नहीं थी और वार्ता को विफल करने के लिए डिजाइन की गई थी। मिलर ने इसे जानबूझकर किया गया कदम बताया। मिलर के बयानों ने गजा में गहराते मानवीय संकट को उजागर किया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गजा में भूखमरी और कुपोषण अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गया है। मिलर के खुलासों ने नेतन्याहू पर दबाव को और बढ़ा दिया है। 27 देश, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के अलावा और तमाम देश शामिल हैं, उन्होंने गजा संकट को अकल्पनीय बताया है और नेतन्याहू की नीतियों की निंदा की। हाल ही में इसराइल में लाखों लोग तेल अवीव में सड़कों पर उतरे, जो बंधक रिहाई और युद्ध समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। अमेरिका में भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में भूखमरी पर चिंता जताई है। जब गजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है और हजारों लोग पिछले करीब 2 साल में मारे जा चुके हैं, जब इसराइल गजा पर कब्जे का प्लान बना रहा है, इंटरनेशनल सतह पर पीएम नेतन्याहू को फजीहत का सामना करना पड़ रहा है, तब कहीं जाकर सऊदी अरब जागा है। अब सऊदी को ख्याल आया है कि गजा में नरसंहार या जेनोसाइड हो रहा है। जी हाँ, अब तक इसराइल की लानत मलामत करते रहे सऊदी अरब ने कभी इसराइल की कार्रवाई पर जेनोसाइड या नरसंहार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अब कहीं जाकर सऊदी ने गजा में इसराइल के जरिए नस्लकुशी या जेनोसाइड का इल्जाम लगाया है। सऊदी जैसे अमेरिका समर्थक मुल्क का इसराइल के लिए ये शब्द कह देना अपने आप में बड़ी बात है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इसराइल पर गजा में नरसंहार या जेनोसाइड करने का इल्जाम लगाया। साथ ही सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इसराइल के जरिए फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा बढ़ाने की घटना की निंदा की। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर गजा के मुद्दे पर इसराइल की मजम्मत की। मंत्रालय ने लिखा कि इसराइल फिलिस्तीनियों को उनकी ज़मीन से विस्थापित करना जारी रखे हुए है और उन्हें एक आज़ाद मुल्क स्थापित करने से रोक रहा है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा कि सऊदी अरब फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर इसराइल के जरिए कब्जे को बढ़ाने वाले अपराधों की कड़ी निंदा करता है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसराइल के जरिए यरूशलेम के आसपास नई बस्तियों के निर्माण और गजा के आम नागरिकों के खिलाफ आक्रामकता नरसंहार या नस्लकुशी के बराबर है। सऊदी की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसराइल पर इंटरनेशनल कवानीन के गंभीर उल्लंघन का इल्जाम भी लगाया। सऊदी मंत्रालय ने कहा, इसराइल बिना किसी रोक टोक के खतरनाक योजनाओं को लागू कर रहा है। ये इलाकाई सिक्योरिटी और स्थिरता के लिए खतरा है, साथ ही इंटरनेशनल व्यवस्था की वैधता के लिए भी खतरा है। गौरतलब है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने युद्ध अपराधों के इल्जाम में इसराइल के पीएम नेतन्याहू और इसराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इन दोनों नेताओं पर गजा में नरसंहार करवाने का इल्जाम है। गजा में पिछले 2 साल में हालात ये बन गए हैं कि यहाँ मासूम बच्चे भूख से मारे जा रहे हैं। इंटरनेशनल दबाव के बाद अमेरिका और इसराइल समर्थित NGO गजा में खाना बांटने का दावा तो करते हैं, लेकिन खाना लेने आने वालों पर गोलियां बरसाए जाने और उसमें भी कई लोगों की जान जाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट के मजबूत, अमीर और ताकतवर मुल्क सऊदी अरब का पहली बार इसराइल के लिए नरसंहार या जेनोसाइड शब्द का इस्तेमाल करना बताता है कि अब पानी सिर से ऊपर निकल चुका है। वरना सऊदी क्राउन प्रिंस की फोटो अन्य अरब लीडर के साथ इसराइल की राजधानी तेल अवीव में लगे उन पोस्टर्स में भी है जो इसराइल के साथ अब्राहम समझौता करके उसे मान्यता दे चुके हैं या फिर समझौता करने जा रहे हैं और गजा के हालात पर चुप्पी साधे हुए हैं।